हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्रॉप्स फॉर यूरोप के लिए फसलें संबंधित टॉपिक देखेंगे। इसके पहले में उन्होंने जो सेटलमेंट था तीनों, परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट एंड रैयतवाड़ी, इन तीनों को देखा था और उसमें कुछ कमियां थी, कुछ सुधार किए गए। अब है भारत यूरोपियों के लिए कैसे फसलों का उत्पादन करता है, यानी यूरोप के लिए फसलें कैसे उगाई गई इंडिया में, इसके विवरण को देखें हम लोग। अंग्रेजों ने अभी महसूस किया है कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान करते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की जरूरतों के हिसाब से सही फसलें भी उगाई जा सकती हैं। 18वीं सेंचुरी के लास्ट में कंपनी ने प्रयास किया कि यहाँ पे अफीम और नील की खेती पे पूरा जोर दिया जाए। इसके बाद लगभग 150 ईयर्स, 150 साल तक अंग्रेजों ने देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में व्हीट, महाराष्ट्र और पंजाब में कॉटन और मद्रास में चावल। ये कैसे किया गया? और अंग्रेजों अपनी वैरायटी की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए, आइए इसको हम देखें। डच कलर हैव अ हिस्ट्री, क्या रंग का भी कोई इतिहास है? तो इसमें देखिए पिक्चर 5 एंड पिक्चर 6। एक है पिक्चर 5, वो भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाया गया कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ प्रसिद्ध विद्वान, प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाया गया फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है कि दोनों का जो रंग गहरे हैं, नीले यूज किया गया है, नीले रंग का। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि रंग किस तरह पैदा किया जाता है? इन छापों में आपको जो नील दिखाई दे रहा है, वो नील के नाम के पौधे से निकाला जाता था। इस बात की अभी संभावना है कि 19वीं सदी में के ब्रिटेन में मॉरिस की छापों में इस्तेमाल किया गया नील भारत से ही लिया गया। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था, प्रोड्यूसर था। Why the demand for Indian indigo? भारतीय नील की मांग क्यों थी, क्यों डिमांड थी यहाँ के नील की? ऐसा क्या था यहाँ के नील में? तो नील का जो पौधा था, प्लांट था, वो ट्रॉपिकल क्षेत्र में ही उगता था और 13वीं सेंचुरी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उससे भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी नीले रंग बनाने के लिए पोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। पोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्रों में उगता था, इसलिए इस रूप में आसानी से मिल जाता था। उत्तर इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के हिस्सों में पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के पोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों नील के आयात पर पाबंदी लगी।
पाबंदी को ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका ब्रिटिश, वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आए थे। 18th सेंचुरी के लास्ट में एंड में भारतीय नील की मांग बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था। उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ था। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था? ब्रिटेन टर्न टू इंडिया। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। एटीन सेंचुरी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाली नील ऊर्जा के बाजारों को छा गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था और 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यवसायी एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए। उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। तो इस तरीके से नील प्रोड्यूस किया गया। नील की खेती कैसे होती थी? हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड? नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रायत। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदार से जमीन भाड़े पर ले लेते थे। वो मजदूरों को काम लगाकर खेती करवाते थे। पीपल प्रॉब्लम विथ निज कल्टीवेशन। लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी निज कल्टीवेशन की? निज खेती की समस्याएं क्या थी? बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्र फैलाने में मुश्किलें आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पे की जा सकती थी। इसी जमीनों पर आबादी पहले बहुत ज्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेती उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। इस तरह की जमीन उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और टेंशन पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के बहुत सारे मजदूरों की जरूरत थी। मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज्यादा उसी समय होती जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की जरूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए। इसका मतलब था कि बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता था और रख रखाव की समस्याएं भी थी और किसान हल बैल भी के साथ चावल की खेती में व्यस्त रहते थे। 1900 के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। तो ये स्थिति थी आपकी। अगले टॉपिक हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।